अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के बारे में करने जा रहे हैं जो कि कान एयरक्राफ्ट के बारे में निकल कर आई है। पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी तुर्किया को, इसके हवाले से एक तुर्किया के डिफेंस एनालिस्ट ने बात की है। उसके अलावा तामिल कोताइल जो कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं, उन्होंने कान एयरक्राफ्ट के हवाले से कुछ अहम बयानात भी दिए हैं और इसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस पर भी बात की हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन आप पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम तुर्किया के एक डिफेंस जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं। उनके मुताबिक तुर्किया को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से थी, एक तो डाटा लिंक सिस्टम से रिलेटेड पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करनी थी और दूसरा इस वक्त तुर्किया के अंदर जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, वो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में और उस तरह की नहीं है जब फाइटर एयरक्राफ्ट को आने वाले वक्त में असेंबल किया जाए और उसके पुर्जों को तैयार किया जाए। मतलब एक तो उनकी तादाद भी कम है और दूसरा तुर्किया के पास दूसरे भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। उसके लिए एक एक्सटेंडेड प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए और एक ऐसा कंट्री चाहिए जिसके साथ डाटा लिंक सिस्टम्स और इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे स्पेयर पार्ट्स पर कोलैबोरेशन किया जाए और मिलकर वो पुर्जे तैयार किए जाएँ। उसके लिए पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया गया। पाकिस्तान में टर्किश डिफेंस जर्नलिस्ट के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ हैं, एक तो वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और दूसरा और वहाँ ज़्यादा तादाद में और एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश करने से कान एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन मज़ीद तेज़ हो सकती है और कान एयरक्राफ्ट के मज़ीद प्रोटोटाइप्स को आने वाले वक्त में जो सीरियल प्रोडक्शन वाली यूनिट्स हैं उनको तेज़ी से बनाया जा सकता है। कान एयरक्राफ्ट के हवाले से टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के CEO तामिल कोताइल, उनका एक रीसेंट बयान भी सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कान एयरक्राफ्ट को एक इस्लामिक फ़ाइटर के तौर पर डब किया है। यानी कि तामिल कोताइल के नज़दीक तुर्किया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान ये तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, तो ये तीनों मुल्क मिलकर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रही हैं। तो इसको उन्होंने एक इस्लामिक फ़ाइटर जेट के नाम से मंसूब किया है या उसको सोशल मीडिया पर डब किया है। अगर आपको याद हो तो इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के नाम दिए जाते हैं मुख्तलिफ इक्विपमेंट को, जैसा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता था और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी ये काम करती हैं। ये ऐसा नहीं कि जस्ट तुर्किया या पाकिस्तान ने किया है। सबसे पहले तो मैं ये एक गलत फहमी दूर करता चलूँ कि इस्लामिक फ़ाइटर जेट कहने का ये मकसद नहीं है कि इसमें बैठ के पायलट ने नमाज़ें पढ़ा करनी है या ये मस्जिद के सामने खड़े किए जाएंगे। इसका इस्लामिक फ़ाइटर जेट नाम दिया जाता है बेसिकली मार्केटिंग इसकी बेहतर करने के लिए, और इस्लामिक फ़ाइटर जेट इसको बेसिकली ग्लोरीफाई करने के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और दूसरी कंट्रीज़ भी यूज़ करती हैं। जैसा कि अगर आपको मिसाल दूँ तो जो इजराइल ने मिराज 3 जैसे एयरक्राफ्ट जब खरीदे फ्रांस से, तो इन मिराजेस के साथ मिराज जे लगाया गया। जे का मतलब ज्यूज़ यानी कि यहूदी। सेम इसी तरह अगर हमने नाइजेरिया को, यानी कि पाकिस्तान ने जब नाइजेरिया को JF-17 दिए तो उनका नाम रखा गया JF-17N, N फॉर नाइजेरिया। इसी तरह जो J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिए चाइना ने, उनके साथ लगा दिया गया J-10CP, P से मुराद पाकिस्तान। और इसी तरह अगर आप इजरायली F-16 को देखें तो वो अपने F-16 को नेट्स और सूफा जैसे नामों से डब करते हैं, यानी कि अपनी जो उनकी रिलीजियस बुक्स हैं उनमें से वो मुख्तलिफ नामों को चूज़ करके नाम देते हैं वेपन को। तो इस्लामिक फ़ाइटर जेट नाम देना इसको सूट भी करता है कान एयरक्राफ्ट को, अगर इसकी हम ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें और जो कंट्रीज़ इसको मिलकर बना रही हैं। इसके अलावा तामिल कोताइल ने यह भी कहा है कि इसका जो एम्प्टी वेट होगा वो तकरीबन 13,000 किलोग्राम के आसपास होगा, यानी कि ये एक हैवी वेट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा और टोटल इसकी जो स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड, वो 1.8 to 2 मैक के दरमियान होगी। आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें स्पीड बिल्कुल भी मैटर एज सच नहीं करती। जैसे 1970-1980 के ईरा में होता था कि जो जहाज़ ज़्यादा तेज़ होगा वही जीतेगा, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ उस तरह मैटर नहीं करती। अगर आप F-35 की स्पीड को देखें वो 1.6 मैक तक है, राफेल की स्पीड भी 1.6 से 1.8 मैक के दरमियान है, JF-17 की स्पीड भी 1.6 से 1.8 मैक के दरमियान है। तो इस वक्त जितने भी आपको फाइटर जेट्स नज़र आएंगे ये 1.8 से 1.6 मैक की स्पीड में आपको देखने को मिलेंगे या मैक्सिमम 2 मैक की स्पीड भी देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल बैटलफील्ड में हमेशा फाइटर एयरक्राफ्ट तकरीबन 800-900 किलोमीटर की स्पीड के आसपास ही फ्लाई करता है और कम स्पीड पर ही जहाज़ फुर्तीला होता है, क्योंकि जितनी आप स्पीड ज़्यादा करते जाओगे जहाज़ की फुर्ती या उसकी एजिलिटी या मनूवरेबिलिटी में कमी आती जाएगी। इसीलिए अक्सर औकात आपने देखा होगा कि टेस्टिंग में लो स्पीड पर मनूवरेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि लो स्पीड में ही एक तो फ्यूल भी कम खर्च हो रहा होता है और दूसरा मनूवरेबिलिटी भी तभी वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ एक और बहुत आम चीज़ है कि पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया के अलावा एक चौथी कंट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने में। बहरहाल ये अभी तक उन्होंने बात की है
तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इस चीज़ के बारे में हिंट किया कि मुस्तकबिल में वो कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। सऊदी अरब कोई एज सच टेक्निकल सपोर्ट तो शायद प्रोवाइड ना कर सके अगर इसका हिस्सा बनता है, लेकिन फंड्स वगैरह या जो इस प्रोग्राम की कॉस्ट है उसको ज़्यादा शेयर में बेयर कर सकता है सऊदी अरेबिया। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो 250 से ज़्यादा F-15s यूज़ करता है सऊदी अरेबिया। और इससे पहले सऊदी अरब मुख्तलिफ नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से देख भी रहा है। इससे पहले टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में भी खबरें हैं कि सऊदी अरब उसमें इंटरेस्टेड है। चाइनीज़ J-31 एयरक्राफ्ट के बारे में भी ये खबरें हैं कि सऊदी अरेबिया उसको ज्वाइन कर सकता है। और अब कान एयरक्राफ्ट के बारे में भी रिसेंटली इस तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि जुलाई में रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा किया था और उस दौरान मल्टी बिलियन एक डील भी साइन हुई है कंजे ड्रोन्स की और दूसरे मुख्तलिफ एयर वर्दी सिस्टम्स की। सो उस वजह से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश में हैं कि सऊदी अरेबिया कंसीडर कर सकता है अपने मुस्तकबिल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कि वो कान एयरक्राफ्ट को ज्वाइन करे, उसे अपनी इन्वेंट्री में शामिल करे। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।